Good afternoon, friends. Welcome to the channel. In this video, we will discuss essential elements of a contract. And this video is useful for commerce students as well as students of foundation course of CA, CS, CWA, students of LLB, students of judiciary examinations. Friends, contract is very important for everybody, not only professionals but also for managers, for engineers, and for a common man also. Because in day-to-day life, we have to deal with different vendors or buyers. Even whenever we go to a shop, we make a contract. दिन में कई बार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हम कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में ही करें। कॉन्ट्रैक्ट को हर बार राइटिंग में होना भी ज़रूरी नहीं है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका राइटिंग में होना ज़रूरी है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के हैं या कोई ट्रेडमार्क कॉपीराइट के हैं, आईपीआरस खरीदने बेचने के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो भी सर्टेन अमाउंट से ऊपर के हैं। तब कुछ में जहाँ रजिस्ट्री की ज़रूरत है उनकी, वहाँ पर उनको राइटिंग में भी होना ज़रूरी होता है। और कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो राइटिंग में बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना ज़रूरी नहीं है। सपोज़ आप कहीं टिकट खरीदने जाते हैं, वहाँ पर आपने पैसे दिए, आपको टिकट मिला, बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है, तब आपको उसमें कोर्ट से एनफोर्स कराने में या डैमेजेस लेने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोर्ट में आपको एविडेंस देना होगा, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो आप एविडेंस नहीं दे पाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है। हर व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट जानना चाहिए, स्पेशली जो मैनेजर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, या जो एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या मेन एलिमेंट्स होने चाहिए और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के लिए जाएंगे तो ड्राफ्टिंग तो बाद का बात है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट हम ये कॉन्ट्रैक्ट करने लायक भी है या कि नहीं है। जो पार्टीज़ जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो पार्टीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है कि नहीं है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है कि नहीं है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी कंडीशंस पूरी कर रहा है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन द आइज़ ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। तो बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो आप ना तो उसको एनफोर्स कर पाएंगे, और उल्टा कहीं ऐसा ना हो आपको उसमें डैमेजेस भी किसी और को देनी पड़ जाए और आप सामने वाले पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड करना पड़ जाए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वही एलिमेंट जानेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल है, बहुत आवश्यक है, और प्रैक्टिकली उनको किस तरह से उसको रेलेवेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं इसमें। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर हम उसमें एक एक टॉपिक पर पूरा डिटेल में जाने लगेंगे तो ये वीडियो 24 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट में जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, जो बहुत ज़रूरी आवश्यक तत्व हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसको कवर किया है। और उसमें डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, तो डेफिनेशंस को हमने इसमें लगभग सभी को कवर किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पहले कवर करेंगे। जैसे पहले ये प्रपोजल यानी ऑफ़र क्या होता है। प्रपोजल और ऑफर सेम चीज़ है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटीनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ये प्रपोजल और ऑफर सेम चीज़ है। जब कोई व्यक्ति किसी और के सामने अपनी विलिंगनेस, इच्छा इस बात से जताता है कुछ करने या न करने की, दोनों बातें, करना भी है न करना भी है, कि उसके ऊपर जो सामने वाला व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है वो उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देगा, तो ये बोला जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे के सामने प्रस्ताव रखा। अब इसका है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा गया है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, उसको अपनी सहमति उसके ऊपर दे देता है, तो ये माना जाता है कि प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है।
तो और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और जब प्रपोजल यानी प्रस्ताव या ऑफर जब स्वीकार हो जाता है तब वो प्रॉमिस बन जाता है। नेक्स्ट है प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन होता है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जो व्यक्ति प्रपोजल रख रहा है या जो ऑफर दे रहा है उसको बोलते हैं प्रोमिसर। और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, उसको बोलेंगे प्रोमिजी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट, वो है कंसिडरेशन। प्रतिफल क्या होता है? क्विड प्रो को भी इसको बोला जाता है। कंसिडरेशन मीन्स व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पर, द प्रोमिस जी जिसने एक्सेप्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, और एनी अदर पर्सन या कोई और व्यक्ति, हैज़ डन कुछ कर चुका है, या एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग कुछ करने से विरत रहा है, और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग करता है या विरत रहता है करने से, या प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, या वचन देता है कि मैं ये काम करूँगा या काम करने से विरत रहूँगा, समथिंग कुछ भी, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिस। तो ये तीन बातें थी, जो एक्ट है या एब्सटिनेंस है या जो प्रोमिस है, इसको बोला जाएगा कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। सीधी सी बात ये, कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? प्रपोजल की इच्छा पर, प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिजी कोई चीज़ करता है या करने से विरत रहता है। विरत रहना मतलब कोई चीज़ नहीं करना, कुछ चीज़ करता है या करने से विरत रहता है, या प्रोमिस करता है इस तरह की चीज़ करने या ना करने की, तो ये बोला जाता है कि वही कंसिडरेशन है। और कंसिडरेशन समथिंग होना चाहिए, कुछ कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रोमिस है या प्रोमिसेस का सेट है जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं, उसको एग्रीमेंट कहा जाएगा। एग्रीमेंट ही इस एक्ट की आत्मा है। अब आता है वॉइड एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट तो हो गया, वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट कानून की नज़र में प्रवर्तनीय नहीं है, जिसको लागू नहीं किया जा सकता, वो है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है शून्य, जिसका कोई असर ना हो। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट कानून से प्रवर्तनीय है, जिस एग्रीमेंट को कानून से लागू किया जा सकता है, उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान रखने की, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिनको लॉ से एनफोर्स किया जा सकता है। जिन एग्रीमेंट्स को लॉ से एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो है ही और एनफोर्सिबिलिटी भी है लॉ में। जबकि एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट है, वो अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सिंपल। अब आता है वेडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वेडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, जो किसी एक पार्टी की इच्छा पर वो प्रवर्तनीय होता है, एनफोर्सेबल होता है, और दूसरी की इच्छा पर एनफोर्सेबल नहीं होता है, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में बार बार यूज़ होती हैं। ये कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए, जो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं। ये है, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, जो हम बात कर सकें ऊपर, प्रपोजल हो, उसका एक्सेप्टेंस हो। दूसरा है फ्री कंसेंट हो, जो पार्टीज़ उसके अंदर हैं कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, और उनके बीच जब पार्टी कंसेंट दे रही है तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट क्या है उसका हम आगे चर्चा करेंगे। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों पार्टीज़ या दो से ज़्यादा हैं तो भी, उनमें सब में कॉन्ट्रैक्ट करने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी क्या होती है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। कंसिडरेशन, प्रतिफल होना बहुत ज़रूरी है। क्विड प्रो को होना बहुत ज़रूरी है, इसके में भी हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस पर्पज़ से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है या एग्रीमेंट किया कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। एंड नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो वो कानून के द्वारा वॉइड डिक्लेयर, शून्य डिक्लेयर नहीं किया गया। वो अगर शून्य डिक्लेयर कर दिया गया है तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट है जो होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
अब वन बाय वन देख लेते हैं क्या होता है। हु इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक कौन व्यक्ति होता है। सेक्शन 11 में इसके दिया हुआ है, जो व्यक्ति साउंड माइंड का है। या कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कुछ समय साउंड माइंड का रहता है और कुछ समय अनसाउंड माइंड का रहता है, तो जिस समय वो साउंड माइंड का था उस टाइम अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसी तरह हु इज़ द एज ऑफ मेजोरिटी, जिसने जो वयस्क है उसका अपने पर्टिकुलर हिंदू लॉ के हिसाब से। सिंपल सी बात है, अगर वो नॉर्मल केस में 18 साल होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर इंडियन मेजोरिटी एक्ट अप्लाई होता है तो उसमें 21 साल का होगा, तब वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दूसरा है हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई अ लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। सीधी सी बात है, जैसे कोई इंसॉल्वेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, सिंपल। अब आती है बात फ्री कंसेंट की। स्वतंत्र सहमति क्या होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए मस्ट है कि जो जो सहमति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। अब कंसेंट को फ्री कब माना जाएगा। कंसेंट तो फ्री होती है, लेकिन अगर ये 4-5 चीज़ों से इफेक्टेड है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। जैसे कोएर्सन। कोएर्सन क्या होता है, अगर कोएर्सन क्या है तो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कोएर्सन का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ से धमकाना जो कि इंडियन पिनल कोड में प्रोहिबिटेड है। जैसे किसी को मारपीट करने का धमका कर किसी से कंसेंट ले लेना, है ना, किसी को किडनैपिंग का धमका के कंसेंट ले लेना, किसी के प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने का धमका कर कंसेंट ले लेना, तो ये सब चीज़ें कोएर्सन है। कोएर्सन से अगर कंसेंट सहमति मिली है तो वो फ्री कंसेंट नहीं होती है। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिससे कोई व्यक्ति दूसरे के ऊपर प्रभाव रखता है। जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है, ऑनर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। और तो इस तरह से जहाँ पर एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है, दूसरा कम पोजीशन में है, और डोमिनेटिंग के इन्फ्लुएंस में आकर अगर वीकर साइड अगर कंसेंट दे देता है तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब सीधा सा होता है किसी को धोखा देना, किसी को डिसीव करना। नेक्स्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत तथ्य किसी और को बताना। और मिस्टेक। मिस्टेक में दो तरह की मिस्टेक होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसमें सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में थी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, लेकिन दोनों पार्टीज अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो, क्योंकि कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। लेकिन अगर फॉरेन लॉ की अगर कोई मिस्टेक हुई है तो फॉरेन लॉ की मिस्टेक भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह काम करती है, इसलिए फॉरेन लॉ की मिस्टेक के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो एक और सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो कोएर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है। इन चार केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है। अगर फ्री कंसेंट नहीं थी तो जिस व्यक्ति की फ्री कंसेंट नहीं थी उसकी वो चाहे तो उसको पॉइंट को अवॉइड, कॉन्ट्रैक्ट को बाद में अवॉइड करार दे सकता है, इसलिए इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ये होगा वह शून्य करणीय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर कंसेंट फ्री नहीं थी। मिस्टेक का मैंने बता ही दिया, जहाँ म्यूचुअल मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वॉइड हो जाएगा, एक पार्टी की है मिस्टेक तो फिर वो वॉइड नहीं होगा। अब आता है कंसेंट। कंसेंट होती क्या है। कंसेंट का मतलब होता है, सेक्शन 13 में इसके बारे में बताया गया है, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ ने जो बात एग्री करी है वो सेम चीज़ के ऊपर सेम सेंस में थी। जैसे एक घोड़ा है, काला घोड़ा, गोरा घोड़ा, वाइट घोड़ा, अगर दोनों ने जब घोड़े के बारे में खरीदने बेचने की बात हुई, अगर वाइट घोड़े की बात थी, दोनों ने वाइट घोड़े के बारे में समझा है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन एक ने समझा कि काला घोड़ा, एक ने समझा कि वाइट घोड़ा, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों पार्टीज को सेम चीज़ को सेम सेंस में समझना चाहिए तभी, और मिस्टेक ताकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट ना हो, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। और कंसेंसस एड इडम, इसको बोला जाता है मीटिंग ऑफ माइंड। दोनों पार्टीज का माइंड मैच होना चाहिए। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कंसेंसस एड इडम क्या होती है। तो ये हो गई कंसेंट, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड हो। अब आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कंसिडरेशन को क्विड प्रो को भी कहा जाता है कि किसी कुछ के बदले में कुछ होना चाहिए। अब कंसिडरेशन की मेन बातें क्या क्या हैं। कंसिडरेशन के लिए बोला जाता है कि देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन को पर्याप्त होना ज़रूरी नहीं है, कुछ होगा तो भी चलेगा। 100 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची तो भी चलेगी, 100 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में ही बेचो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
नेक्स्ट, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, और जो कंसिडरेशन या प्रतिफल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या होता है, ये सेक्शन 23 में बताया गया है। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होगा, लेकिन कब लॉफुल नहीं होगा, इन मामलों में नहीं होगा जब फॉरबिडन बाय लॉ है, कानून ने मना किया हुआ है। इस ऑफ और ये कंसिडरेशन है ऑब्जेक्ट इस तरह का है कि अगर उसको अलाउ कर देंगे तो वो जो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देगा, या फिर जो कंसिडरेशन है ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट है, कपटपूर्ण है, या इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, या कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इस तरह का है किसी अन्य व्यक्ति की पर्सन या उसकी शारीरिक रूप से या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा, या कोर्ट जिनमें कंसिडरेशन को अनैतिक या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, लोकहित के विरुद्ध मानती है, जैसे किसी सरकारी ऑफिसर से रिश्वत देकर काम कराने वाला, तो ये इमोरल भी है। पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये सब इमोरल है और अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी भी है, अनैतिक भी है और लोकनीति के विरुद्ध भी है। तो ऐसे कंसिडरेशंस हैं वो उस अगर ऐसे कंसिडरेशंस हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य होगा। यह भी बात ध्यान रखने की है कि अगर किसी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पार्टली वो लॉफुल है, पार्टली अनलॉफुल है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर उसको सेपरेट किया जा सकता है लॉफुल अनलॉफुल को, तो लॉफुल वाला वैलिड होगा। लेकिन जहाँ पर सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। अच्छा, अब कंसिडरेशन वैसे हर कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी होता है, लेकिन 4 मामले ऐसे हैं जहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है। तो उनमें 4 में से 3 तो सेक्शन 25 में दिए हुए हैं। सेक्शन 25 क्या बोलती है, जहाँ पर कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होगा, जैसे एंड कोई भी एग्रीमेंट है जो राइटिंग में है या रजिस्टर्ड है और किया गया है क्यों, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए बिटवीन द पार्टीज़, दो पार्टीज़ आपस में प्रेम है उसकी वजह से किया गया है, और राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, तो बिना कंसिडरेशन के भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा, प्रोमिस टू कंपनसेट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरीली डन समथिंग लीगल फॉर द प्रोमिसर। प्रोमिस जी को कंपनसेट करना जहाँ पर वो अपनी मर्जी से ही प्रोमिसर के लिए कुछ कर चुका है ऑलरेडी। तीसरा है प्रोमिसर टू पे अ डेट टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट में टाइम बार्ड कुछ लिमिटेशन पीरियड होता है कि इतने पीरियड के अंदर ही आप डेट को रिकवर कर सकते हो। तो उसके बाद भी अगर देने के लिए प्रोमिस जी एग्री हो जाता है कि मैं पे करूँगा टाइम बार डेट को, तो वहाँ पर भी बिना कंसिडरेशन के ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इसके अलावा एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होता है। तो ये 4 मैटर ऐसे हैं जहाँ पर कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आती है बात कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जैसे जो शून्य होते हैं, तो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो शून्य ही रहेगा। जैसे इफ़ कंसिडरेशन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं ये इसमें दिया हुआ है। जैसे इफ़ कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल फुल्ली और इवन इन पार्ट, जहाँ पर कंसिडरेशन या जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। दूसरा, विदाउट कंसिडरेशन का कोई एग्रीमेंट है, लेकिन सेक्शन 25 और 185 का अपवाद छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो शून्य होगा। एवरी एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर, एक अवयस्क व्यक्ति को छोड़कर नॉर्मल व्यक्ति के विवाह को रोकने का करार कोई एग्रीमेंट है तो वो भी वॉइड होगा। एग्रीमेंट बाय विच वन इज रेस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी व्यक्ति को कोई भी आजीविका या व्यापार या बिजनेस करने से रोकने का एग्रीमेंट, वो भी शून्य होगा। लेकिन ये रूल कहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ पर किसी पार्टनरशिप में कोई गुडविल सेल की जाती है तो सर्टेन एरिया और टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि उस पीरियड, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड और लोकल एरिया के लिए अगर गुडविल सेल की जाती है और उसमें कुछ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है तो वो वैलिड होती है। अदरवाइज किसी भी व्यापार को रोकने का करार शून्य होगा, नल एंड वॉइड होगा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जाने से रोकना भी एक शून्य करार है। किसी को आप कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकते हैं, अगर रोकने का आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड है। लेकिन जहाँ पर कोई मैटर है जजमेंट के लिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को रेफर करना है या कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो उसको आप रेस्टेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं माना जाएगा, वो एक एक्सेप्शन है इसका।
नेक्स्ट है एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का करार है, जैसे बारिश होगी तो मैं तुम्हें, कल बारिश होगी तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। अब बारिश होना या ना होना ये भगवान के हाथ में है, ये पूरी तरह से अनसर्टेन है। तो इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होते हैं, ज़ीरो होते हैं, शून्य होते हैं। एग्रीमेंट बाय वेज ऑफ वार, वे ऑफ वेजर, जो बाजी के करार है, जो शर्त लगाना है, वो भी शून्य होते हैं। तो इस तरह से ये थे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स जो हमने जाने कि क्या क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज होनी चाहिए। तो ये सब एलिमेंट्स हैं, ये सब कंप्लीट हों तो ही कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।